कि कोलाइड्स हैं क्या। द फर्स्ट पार्ट वी हैव इज व्हाट आर कोलाइड्स। बेटा आपके पास जब हम किसी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आपको ये समझ आता है कि देयर इज अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेगा तो डेफिनेटली एक सॉल्यूशन बनेगा। अब ये जो सॉल्यूट है, अगर हम साइज ऑफ द पार्टिकल करें, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, तो साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कुछ भी हो सकता है। सॉल्यूट छोटा सा हो सकता है, सॉल्यूट बड़ा भी हो सकता है। वो आपसे कहते हैं सॉल्यूट पार्टिकल का साइज अगर हम 3 कैटेगरीज में बांट दें, वन इज 10 raised to power -9 to 10 raised to power -6 मीटर। तो 10 raised to power -9 to -6 मीटर यानी 1 नैनोमीटर हो गया और ये 1000 नैनोमीटर। अब इतना साइज है या फिर इससे भी छोटा है, साइज लेस देन 10 raised to power -9 मीटर, और वी कैन से मोर देन 10 raised to power -6 मीटर। 3 ही ऑप्शंस हो सकती है, एक आपने मिडिल रेंज रख लिया और 2 आपने क्या रख लिए, वो पार्टिकल्स जो या तो इससे बड़े हैं या फिर इससे छोटे हैं। तो जो आपके पास बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं, यानी 10 raised to power -9 मीटर वाले, 1 नैनोमीटर से भी छोटे, तो आप कहते हो 1 नैनोमीटर से भी छोटे पार्टिकल्स, ये बनाते हैं ट्रू सॉल्यूशंस। इनका जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन। ये आपके पास आ जाएगा 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो आपको ये जब इतना पार्टिकल साइज है तो ये इनको हम कहेंगे कोलॉइड्स, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन। और अगर पार्टिकल साइज बहुत ही बड़ा हो जाता है, यानी 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा, तो आप कहोगे इन दैट केस हम कहेंगे सस्पेंशन। यानी जो पार्टिकल्स हैं वो पानी में बैठ जाएंगे, तैरते रहेंगे, कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे वो इस बात पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल साइज, सॉल्यूट पार्टिकल साइज क्या है। ट्रू सॉल्यूशंस यानी आपने कहा जैसे शुगर प्लस वाटर, तो चीनी का सॉल्यूट पार्टिकल इतना कम है कि आप कहोगे ठीक है वो एक ट्रू सॉल्यूशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये सॉल्यूशन हमें होमोजीनियस नजर आता है, यानी यहाँ कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर इज गोइंग टू बी सेम थ्रू आउट। शुगर की जो कंसेंट्रेशन है वो सब जगह पर सेम रहती है, तो आप कहोगे इट्स गोइंग टू बी होमोजीनियस सॉल्यूशन, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन। जब हम आते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन पे तो आप कहते हो ये सॉल्यूशन का ट्रू तो नहीं होगा, तभी हमने डिफरेंट नाम रखा। यहाँ आपके पास एक सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे सैंड प्लस वाटर, और आपको भी पता है कि क्या होता है, सैंड धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है, तो आप कहोगे ये सॉल्यूशन क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस। और ये सॉल्यूशन बहुत सेटल नहीं होते, इसलिए सॉल्यूट पार्टिकल हैज टेंडेंसी टू सेटल डाउन। तो सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी से वो धीरे धीरे नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप पानी में मिट्टी या रेत घोल दो और फिर उसे पड़ा रहने दो, तो धीरे धीरे वो सैंड के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे अपने आप, तो आप कहोगे वो हो जाते हैं सस्पेंशंस। अब यहाँ हम बीच वाली कैटेगरी पे आ गए जहां पे हमने कहा कोलाइडल सॉल्यूशन, जो आपका टॉपिक है। कोलाइडल सॉल्यूशन में आपका एग्जांपल है जैसे मिल्क, तो मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसमें प्रोटीन्स पानी के अंदर हैंग कर रही हैं या लटक रही हैं, या फिर आपने सूप पिया हो तो आपको पता है स्टार्च का जो सॉल्यूशन होता है, स्टार्च सॉल्यूशन
वो भी आपके पास क्या होता है, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ कोलाइडल बाय नेचर। अब इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे क्या, वी कैन नेम इट एज हेट्रोजीनियस, यानी है तो ये भी हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब है सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट उनकी अपनी अपनी एग्जिस्टेंस है। सॉल्यूट पानी में जाने के बाद या सॉल्यूशन में जाने के बाद अपनी एग्जिस्टेंस लूज नहीं करता, लाइक ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट गायब ही हो जाता है, सॉल्यूट नजर ही नहीं आता। यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल गायब नहीं हुआ, इट हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस, इट्स प्रेजेंस। हेट्रोजीनियस, और आपको ये भी पता है कि ये बहुत जल्दी सेटल नहीं होता, ग्रेविटी का कोई खास इफेक्ट नहीं है, तो आप ये कह सकते हो नो प्रोमिनेंट इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो हमारे पास ग्रेविटी का कोई भी प्रोमिनेंट सा इफेक्ट नजर नहीं आ रहा, तो ये आपके पास बन जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हमें टॉपिक वाइज देखा जाए, देखो ट्रू सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल, यानी सॉल्यूट के कोई चांस ही नहीं है कि नीचे बैठ जाए। नमक और पानी को मिक्स कर दो, चीनी और पानी को मिक्स कर दो, ट्रू सॉल्यूशन। सस्पेंशंस की बात करें तो आप कहते हो अनस्टेबल, बहुत ही जल्दी सेटल होने की टेंडेंसी है। लेकिन अब जरा सस्पेंशन की बात के बाद कोलाइडल पे आ जाए तो नेचुरल इन दोनों के बीच में हो सकता है स्टेबल हो सकता है ना भी हो, तो कुछ स्टेबल होते हैं, कुछ नहीं भी होते। तो जैसे आपने पानी के अंदर अगर स्टार्च डाल दिया और अच्छे से घोल दिया, थोड़ी देर बाद पानी धुंधला तो रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत स्टार्च यानी आटा नीचे बैठ ही जाएगा। तो इट हैज टेंडेंसी इन बिटवीन, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन ट्रू और सस्पेंशन का एक मिडिल जोन है। तो आप कहते हो कोलाइडल सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी बिटवीन ट्रू एंड सस्पेंशन पार्ट। अब इन पार्टिकल्स में, कोलाइडल पार्टिकल्स में बहुत सारी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, और कोलाइडल सॉल्यूशंस की बहुत सारी स्पेशल प्रॉपर्टीज की वजह से हम इस टॉपिक को यहाँ सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। तो हमारा टॉपिक अब क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशंस। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक कोलाइडल सॉल्यूशंस। अब हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस में सरफेस केमिस्ट्री में क्यों, तो यहां हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस में सरफेस एरिया ऑफ कोलाइडल पार्टिकल यानी कोलॉइड इज वेरी लार्ज। क्योंकि आपके पास रेडियस जो है वो कितना आ गया, आप कह रहे हो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज है। अगर आप इससे रेडियस की बात कर रहे हो तो उसका जो वॉल्यूम आएगा 4/3 πr³। तो सरफेस एरिया काफी लार्ज होता है। सरफेस फिनोमेना कैन बी इजीली सपोर्टेड बाय दैम। तो जो सरफेस फिनोमेना हम सपोर्ट करना चाहें, हम चाहें तो उसको सपोर्ट कर सकते हैं। सोचो एरिया तो इनके पास भी बहुत ज्यादा है, सस्पेंशन के पास भी पार्टिकल तो बड़ा, लेकिन पॉइंट ये वो नीचे बैठ जाएगा। अगर मैं चाहती हूँ कि मान लो मेरे पास एक कलर है, मैं चाहती हूँ सॉल्यूशन में सब जगह इक्वली दिखे, तो मुझे वो पार्टिकल जिसके ऊपर मैं कलर को चिपकाऊंगी वो पार्टिकल लटकता हुआ चाहिए। आई डोंट वांट कि वो पार्टिकल सारे नीचे बैठ जाए। अगर वो नीचे ही बैठ जाएंगे तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, कलर तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं, प्रॉपर्ली दिखाई ही नहीं मुझे। और अगर वो कलर उनके सरफेस पे एब्सॉर्ब ही नहीं कराया जा सकता, पार्टिकल ही बहुत छोटा है, तो यहाँ पे भी गड़बड़ है, इसका भी फायदा नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कोलाइडल पार्टिकल्स लेने पड़ेंगे और उनके सारे पार्टिकल्स के सरफेस के ऊपर वो कलर का मॉलिक्यूल रखना पड़ेगा, और फिर वो कलर सब जगह हैंग करेगा। इट विल बी विजिबल थ्रू आउट इन द सॉल्यूशन। ये समझ आ गया? तो जो प्रॉपर्टी मुझे सॉल्यूशन में चाहिए और चाहिए भी थ्रू आउट, और वो सरफेस फिनोमेना हो, तो बेटर इज आई शुड गो फॉर द कोलाइडल सॉल्यूशंस, नॉट सस्पेंशंस। ठीक है जी, समझ आया यहां तक? चले आगे, यहां तक नोट कर लिया सबने? डन? तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर मूविंग ऑन टू क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स।
हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स की बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, तो हमारे पास बहुत सारी मेथड्स है, बहुत सारी क्राइटेरियाज हो सकते हैं जिनके बेसिस पर आप कोलॉइड्स को क्लासिफाई करते हो। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स कैन बी डन ऑन एनी ऑफ द प्रिंसिपल, राइट। अब आप कह सकते हो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल एंड द मीडियम। आप ये कह सकते हो किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में जो लिक्विड है उसको हम कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम। दिस इज डिस्पर्शन मीडियम। और जो पार्टिकल उसके अंदर हैंग कर रहा है, जिसे आप कोलाइडल पार्टिकल कह रहे थे, इसको हम कहेंगे डिस्पर्स्ड फेस। दिस इज नेम्ड एज डिस्पर्स्ड फेस। तो डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेस। तो डिस्पर्स्ड फेस यानी वो पार्टिकल जो लिक्विड यानी मिक्सचर के अंदर हैंग कर रहा है, और डिस्पर्शन मीडियम मतलब जो लिक्विड आपने लिया था। फॉर एग्जाम्पल पानी में अगर आपने स्टार्च डाला है तो स्टार्च क्या बन गया? डिस्पर्स्ड फेस, और पानी क्या बन गया? डिस्पर्शन मीडियम, लाइक दैट। अब हम पहली क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, द फर्स्ट क्लासिफिकेशन, इट इज on the basis of physical state of dispersed phase and dispersion medium। तो dispersed phase और dispersion medium, इनके बेसिस पर आप जो solution बनाओगे that is named as the colloidal solution of वेरियस टाइप्स। देखिए जरा कैसे, जैसे मान लो आपका डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम। अगर आपने कहा सॉलिड इन सॉलिड, ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, और जो सॉल्यूशन बनेगा वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, यानी दो सॉलिड्स आपस में मिक्स्ड हो गए हैं, और जो सोल बनेगा बेटे उसका नाम रखा गया सॉलिड सोल। हम कोलाइडल सॉल्यूशन को सॉल्यूशन ना कह के सोल कह सकते हैं। हम कहते हैं दिस इज अ टाइप ऑफ कोलॉइड। तो कैसा कोलॉइड बना है? इट इज सॉलिड सोल। अब सॉलिड सोल में अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम कहेंगे कलर्ड ग्लासेस एंड जेमस्टोन्स। जितने भी कलर्ड ग्लासेस होते हैं, और वी कैन से जेमस्टोन्स आर देयर। तो colored glasses and gemstones, these are going to be examples of this part। तो solid in solid यानी gemstones में कोई पार्टिकल जो खुद कलर्ड है वो दूसरे पार्टिकल यानी सॉलिड में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि वो पूरी तरह से थ्रू आउट सेम दिखता है, लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस भी है। ठीक है, जैसे आपने सफायर देखा हो या रूबी देखा हो, तो लाल रंग का पत्थर कैसे बना? इसका मतलब कोई लाल रंग का सॉल्यूट पार्टिकल, रेड कलर का कंपाउंड दूसरे सॉलिड यानी सैंड के अंदर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि थ्रू आउट सेम सा दिख रहा है और है भी मिक्स्ड प्रॉपरली, और फिर भी वो रेड है, दूसरा रेड नहीं है, जो ब्लू है वो ब्लू है। इसका मतलब जो स्टोन कलर्ड होते हैं उनमें क्या होता है, दो चीजें आपस में एक कोलाइडल सॉल्यूशन की फॉर्म में सॉलिड सोल बना रहे होते हैं। देन यू हैव ए सॉलिड इन लिक्विड। तो आप हो गए सॉलिड इन लिक्विड, दिस विल बी नेम्ड एज सिंपली सोल। हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड सोल। जैसे मैंने अभी कहा था स्टार्च सोल, तो स्टार्च प्लस वाटर, ये स्टार्च सोल कहलाएगा, राइट। तो स्टार्च सोल यानी आपने
आटे को या मैदे को पानी में घोल दिया। या फिर आपके पास पेंट्स क्या होते हैं? पेंट्स में भी किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर हैंग किया गया है, पेंट्स हो गए। या फिर आपके सेल का फ्लूइड, हमारे सेल का जो फ्लूइड होता है वो कोलाइडल होता है, उसमें बहुत सारी प्रोटीन्स, बहुत सारे और मॉलिक्यूल्स लटकते रहते हैं, तो हम कहते हैं दैट इज अगेन अ कोलाइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट वी हैव इज सॉलिड इन गैस। थर्ड कोलाइडल सॉल्यूशन आपके पास बनेगा सॉलिड इन गैस। इनको हम बोलते हैं एरोसोल्स। दीज आर नेम्ड एज एरोसोल्स। तो एरोसोल्स इज द नेम गिवन टू इट। जैसे सॉलिड इन गैस, तो आपने धुआं देखा होगा, स्मोक। तो स्मोक में क्या होता है? धुएं के पार्टिकल हवा में लटक रहे होते हैं और वो नीचे भी नहीं बैठ रहे होते, काफी देर तक अगर धुआं है तब तक वो क्या है? सोल है। ऐसे ही डस्ट, आपने कुछ स्प्रे देखे होंगे वो जो धुंधले धुंधले से चारों तरफ फैल जाते हैं, तो स्प्रेज आर अगेन एरोसोल्स। वो सब क्या है? सॉलिड इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। नेक्स्ट वी हैव इज लिक्विड इन सॉलिड। अगला हमारे पास आ जाएगा लिक्विड इन सॉलिड। जब लिक्विड सॉलिड में हैंग करता है तो उसको बोलते हैं जेल। दैट इज नेम्ड एज जेल। तो जेल इज द नेम गिवन टू देम। जैसे बटर क्या है? बटर में पानी जो है वो उस सॉलिड पार्ट में लटका हुआ है, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहा है। चीज क्या है? चीज में भी पानी होता है, पता है आपको? चीज गीला सा होता है, अगर आप उसे काटते हो तो उसमें पानी होगा। तो वहां में भी क्या नजर आ रहा है? लिक्विड इज हैंगिंग इन सॉलिड। जेलीज जितनी भी आप खाते हो, जेलेटिन जितना भी आप फूड जेलीज खाते हो, वो सब क्या होती हैं? ऑल दोस आर कोलाइडल बाय नेचर। नेक्स्ट वी हैव इज लिक्विड इन लिक्विड। दो लिक्विड आपस में मिक्स होंगे और जो बनेगा बेटा उसका नाम होगा इमल्शन। वी आर गोइंग टू गेट फॉर्मेशन ऑफ इमल्शन। इमल्शंस में आपके पास है जैसे ऑयल इन वाटर, तो ऑयल प्लस वाटर, ये एक इमल्शन बनेगी। एग्जाम्पल्स हमारे पास बनते हैं जैसे कोल्ड क्रीम्स, या फिर बॉडी लोशंस। तो ये सब इमल्शंस हैं जिनमें आपका एक ऑयल और एक पानी दोनों को आपस में मिक्स कर दिया गया, तो वो जो एक व्हाइट से कलर का मटेरियल बना, कोल्ड क्रीम या वैनिशिंग क्रीम्स, जितनी भी क्रीम्स हैं वो सारी की सारी एक्चुअल में इमल्शंस होती हैं। ऑल दोज आर इमल्शंस। तो आपके पास ये आ गया नेक्स्ट कैटेगरी। इसके बाद क्या बनेगा? लिक्विड इन गैस। नेक्स्ट इज लिक्विड इन गैस। अब लिक्विड इन गैस यानी नेचुरल है, फिर से गैस आ गया वर्ड, यहाँ पे भी गैस आया था ना, तो इसको हमने एरोसोल कहा था, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? एरोसोल। इट इज अगेन एरोसोल। अब आपके पास इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे कि आपने देखा होगा फॉग, ठीक है, जैसे मिस्ट, फॉग, मिस्ट, स्प्रे जो इंसेक्टिसाइड स्प्रे आप करते हो, राइट। इसके अलावा आपके पास क्या हो सकता है? फॉग, मिस्ट, क्लाउड क्या है? बादल क्या होते हैं? पानी हवा में लटक रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास इंसेक्टिसाइड स्प्रेज, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, वो सब भी क्या है? ऑल दोस आर गोइंग टू बी एरोसोल्स। वाटर वेपर होते हैं, वाटर वेपर एरोसोल होते हैं। वाटर वेपर जब हवा में डेंस फॉर्म में अटक जाते हैं, जैसे क्लाउड बन गया, बादल बन गया, तो जब वैसे भी इस टाइम पे भी हवा में मॉइस्चर है, लेकिन इस टाइम पे उसका पार्टिकल साइज इतना छोटा है कि हमें ट्रू दिख रहा है। जब उनके पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठे हो गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के, उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। जैसे वो साइज किस रेंज में गया? 10⁻⁹ to 10⁻⁶ मीटर, तो वो हमें बादल दिखने शुरू है। तो लिक्विड इन गैस, एरोसोल्स। देन वी हैव इज गैस इन सॉलिड। नेक्स्ट कैटेगरी हो सकती थी गैस इन सॉलिड। अब जैसे फिर से सॉलिड वर्ड आ गया, सॉलिड, और यहां फिर से सॉलिड,
इसको भी क्या कहेंगे? सॉलिड सोल। दिस इज नेम्ड एज सॉलिड सोल। गैस एंड सॉलिड, आपके पास एग्जांपल्स हैं फोम। सोफा की जो फोम होती है वो इसीलिए उठी हुई होती है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? एयर स्पेसेस होते हैं, है ना? इसे आप रबर फोम भी कह सकते हो। या फिर फ्लोटिंग स्टोन्स होते हैं, ये भी सुना होगा आपने। जो पत्थर थोड़े तैयार जाते हैं तो एक्चुअल में क्या होते हैं? फ्लोटिंग स्टोन्स आर नथिंग एल्स, एक तरह का सैंड से बना हुआ स्टोन है, लेकिन उसके अंदर इस तरह से गैस या हवा ट्रैप हो गई है कि वो हल्का हो गया और वो तैरने लग गया है। ठीक। नेक्स्ट वी हैव इज गैस इन लिक्विड। लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? गैस इन लिक्विड। जब आप कहोगे गैस इन लिक्विड तो आपके पास आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं फोम। गैस इन लिक्विड का नाम ही क्या रखा गया है? फोम। जब आप कहते हो इट इज फॉर्म, तो जितनी भी झाग वाली चीजें हैं, झाग बनती कब है? फ्रॉथ बनती ही कब है? तो फ्रॉथ इज एक्चुअली एयर ट्रैप्ड इन अ लिक्विड। तो फ्रॉथ हो गया या सोप लेदर हो गया, यानी आप कह सकते हो फ्रॉथ या सोप लेदर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे? एग्जांपल्स ऑफ गैस इन लिक्विड। कार्बोनेटेड वाटर वही है ना? कार्बोनेटेड वाटर में तो ट्रू सॉल्यूशन मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही छोटे साइज का है। स्पॉन्ज सॉलिड सॉलिड स्पॉन्ज जो है वो आपका गैस इन सॉलिड। हाँ, स्पॉन्ज। इसको आप फोम ना लिख के स्पॉन्ज लिख लो तो भी ठीक है। राइट, यहां तक नोट कर लिया सबने? सोल्स, जेल्स, इमल्शंस, ये सब समझ आया? हाँ जी बेटा बोलो। बटर हमारा लिक्विड में नहीं बेटा, बटर जब आप सॉलिडिफाइड बटर की बात करो तो उसमें क्या है? एक सॉलिड मटेरियल है जिसके अंदर पानी पड़ा हुआ है, इसीलिए हम उसे गर्म करते हैं तो पानी उड़ जाता है और घी बचता है। इमेजिन करो, राइट? और अगर बटर थोड़ा पिघल गया है तो फिर वो इमल्शन है, क्योंकि ऑयल और वाटर, ये घी और वाटर मिक्स हो गया, यानी आपने जब वो पराठे के ऊपर डाल दिया, पिघल गया, फिर वो इमल्शन थी। और जब वो सॉलिड स्टेट में फ्रिज के अंदर पड़ा था तब वो क्या था? हेलो, समझ आ गया? मैं डाउट क्लियर हो गया बेटे? ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन dispersed phase and dispersion medium. Now we move on to the second classification, that is on the basis of इंटरेक्शन बिटवीन, यानी क्या फोर्सेस हैं, कैसी फोर्सेस हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो ये हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन में आपको ये नाम पता होने चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज इमल्शन, तो आप कहोगे लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ कोलाइड रेजोल्यूशन। व्हाट इज सोल, सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ कोलाइड रेजोल्यूशन। तो आपको जब भी हम कोई नाम लिखते हैं तो हम इस पे सोल लिखते हैं। जैसे इमल्शन, तो मैंने लिखा इमल्शन ऑफ वाटर इन ऑयल टाइप, इसका मतलब पानी कम ऑयल ज्यादा, लेकिन मैंने इमल्शन बना दी। या फिर इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर टाइप, यानी ऑयल कम पानी ज्यादा, राइट? तो ऐसे हमारे पास सेकेंड क्लासिफिकेशन है जो है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, यानी कैसी फोर्सेस है बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, उसके बेसिस पर हम कहेंगे सेकेंड क्लासिफिकेशन। एंड सेकेंड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम कहेंगे दो तरह के सोल्स होते हैं।
एक होते हैं लायोफोबिक सोल्स और एक होते हैं लायोफिलिक सोल्स। तो आपको भी क्लासिफिकेशन में आपने इसको दो तरह कैटेगरी में डाल दिया, वन इज लायोफिलिक, अनदर इज लायोफोबिक। अब आपका डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज, अगर ये दोनों आपस में बहुत ही लविंग हो, इनमें आपस में बहुत अच्छी इंटरेक्शंस हो, तो आप कहोगे अगर आपके पास इन दोनों के बीच में एक अच्छी लेवल ऑफ इंटरेक्शन एग्जिस्ट कर रही है, तो आप कहोगे दैट इज गोइंग टू बी लायोफिलिक। फिलिक वर्ड मीन्स लविंग, टू लव। और फोबिक का मतलब जब उन दोनों में हेट है, यानी दे आर नॉट लविंग ईच अदर। तो जैसे ऑयल और वाटर को मिक्स करोगे तो उन दोनों में कोई लविंग वाला फीचर नहीं है, तो हम कहेंगे जब उनमें कोई लविंग फीचर नहीं है तो आप कहोगे वो लायोफोबिक सोल है। तो लायोफोबिक सोल का मतलब है पुअर इंटरैक्टिव फोर्सेस या इंटरैक्शंस बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो बहुत ही वीक है, पुअर सी है। यहां पे आप कहोगे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। जैसे अगर मान लो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही बन जाए, तो आपको भी ये एग्जांपल हो सकता था। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो अच्छी फोर्सेस है, तो आपको ये लायोफिलिक हो जाएगा। तो लायोफिलिक में आपके पास अच्छी लेवल की फोर्सेस होती हैं दोनों चीजों के बीच में, यहाँ पुअर सी फोर्सेस है। आपने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल आपने लिया ऑयल एंड वाटर। तो ऑयल प्लस वाटर अगर आप कोलाइडल बना भी दो तो इनमें कोई बहुत अच्छे लेवल की फोर्सेस नहीं है। यहाँ आपके पास एग्जांपल है स्टार्च प्लस वाटर। अब मुझे पता है स्टार्च के पास बहुत सारे OH ग्रुप है। प्रोटीन प्लस वाटर, प्रोटीन्स के पास बहुत सारे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हैं। तो स्टार्च और पानी, प्रोटीन एंड पानी, इनमें बहुत अच्छी इंटरेक्शंस होती हैं, इसलिए आप कहते हो ये लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं। नेचुरल है, सोच के देखो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होंगे? लायोफिलिक। तो लायोफिलिक जो है वो स्टेबल है, ये स्टेबल सोल्स हैं, बन जाए तो बनी रहती है, खराब होने के चांसेस कम। ये रिवर्सिबल है, अगर थोड़ा बहुत नीचे बैठ भी जाए तो हिलाने पर दोबारा बन जाएंगी। ये थोड़ी सी लेस स्टेबल है या अनस्टेबल सोल्स हैं, बहुत ही जल्दी सेटल होने की तरफ जाती हैं, यानी मोर टेंडेंसी टू सेटल डाउन, यानी पड़े रहने पर इनके अंदर बहुत चांसेस हैं कि बहुत जल्दी सेटल हो जाएंगी, सस्पेंशन बनना चाहती हैं। और हम कहेंगे ये इरिवर्सिबल होती है। अगर एक बार ये इरिवर्सिबल मतलब अगर एक बार खराब हो गई सॉल्यूशन तो फिर दोबारा से खोल के नहीं बनाया जा सकता, इजी टू प्रिपेयर नहीं है। जबकि हम लायोफिलिक को कहते हैं दे आर इजी टू प्रिपेयर टाइप ऑफ सोल, इजी टू प्रिपेयर। तो दीज सोल्स आर वेरी इजी टू प्रिपेयर एंड इनमें हम कहते हैं देयर आर स्पेशल टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रिपरेशन, special methods are required for their preparation. ठीक है, तो लायोफिलिक को बनाना आसान था, लायोफोबिक को बनाना थोड़ा सा मुश्किल था, राइट। इनमें हम कहते हैं कि इनकी जो कंसिस्टेंसी होती है, यानी आप कह सकते हो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इज सेम टू दैट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, यानी सॉल्यूशन बनने के बाद भी बहुत थिक सा नहीं होता, मीडियम जैसा ही होता है, जैसा मीडियम वैसी उसकी कंसिस्टेंसी। यहां पे आपको नजर आएगा
viscosity is more than that of dispersion medium. सोच के देख सकते हो, पानी में स्टार्च डाल दो, आटा डाल दो, सूप बना लो, तो वो ज्यादा थिक होता है एज कंपेयर टू वाटर. ठीक है, पानी के अंदर ऑयल डाल दो तो पानी जितना ही थिक होता है. समझ आ गया? तो आप लोग विस्कोसिटी वहां बढ़ जाती है, यहां पे सेम ही रहती है. सरफेस टेंशन जो आपकी है लायोफोबिक में आप लोग इज अगेन सेम टू दैट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम. कोई फर्क नहीं पड़ता सरफेस टेंशन, क्योंकि फोर्सेस ही सेम है, कोई ज्यादा स्ट्रांग हुई नहीं है, तो अल्टीमेटली नो इफेक्ट. लेकिन यहां पे हम कहेंगे सरफेस टेंशन decreases. Surface tension decreases. या आप कह सकते हो is less than that of dispersion medium. जब किसी में सरफेस टेंशन कम होती है तो वो ज्यादा जगह पे फैलना शुरू हो जाता है. याद करो जरा, पानी में सरफेस टेंशन है इसलिए वो एक ड्रॉप की तरह एक्ट करता है. कहते हैं ना पानी की बूंद क्यों बनती है? Why water is having tendency to form a droplet? और ड्रॉप स्फेरिकल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. हम कहते हैं सरफेस पे उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींचते हैं, इसलिए उसके में कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग है, तो आप कहते हैं उसमें सरफेस टेंशन ज्यादा है. अब अगर मान लो आप किसी चीज को सरफेस पे डालो और पूरी तरह फैल जाए तो हम कहेंगे इसमें सरफेस टेंशन बहुत कम है. अगर एक ही जगह पे सिमट जाए तो हम कहेंगे उस लिक्विड के अंदर सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा है. ठीक है, अब पानी में पानी आपने फेंका तो वो एक ड्रॉप बनाएगा, लेकिन पानी में अगर आप कुछ डाल देते हो लाइक स्टार्च, आटा डाल दिया, मैदा डाल दिया, तो आप बताओ क्या वो सरफेस पे चिपकता है कि नहीं चिपकता? चिपकेगा. जब वो चिपकना शुरू हो गया इसका मतलब उसकी सरफेस टेंशन कम हो गई. जैसे मरकरी की सरफेस टेंशन बहुत ही ज्यादा होती है इसलिए वो किसी पे चिपकता नहीं है. याद आया? तो फिजिक्स में आप कहते हो सरफेस टेंशन मतलब ज्यादा सरफेस टेंशन होने पे ग्लोब्यूल्स बनते हैं, ड्रॉपलेट्स बनते हैं. तो आपके पास सरफेस टेंशन लायोफिलिक की हमेशा कम हो जाती है, इसीलिए लायोफिलिक कोलाइड्स चिपचिपे से होते हैं. आप इमेजिन कर सकते हो प्रोटीन प्लस वाटर, जैसे एग को पानी में डाल के जरा बीट करो तो चिपचिपा सा ही होगा. स्टार्च प्लस वाटर, ये तो आपको पता ही है थोड़ा चिपचिपा होता है. तो ये आपके पास दो तरह के और कोलाइडल की डेफिनेशन आ गई, यानी क्लासिफिकेशन हो गई लायोफिलिक एंड लायोफोबिक. अब बेटा डिस्पर्शन मीडियम अगर वाटर हो तो आप कहते हो हाइड्रोसोल, और अगर अल्कोहल इज अ डिस्पर्शन मीडियम तो फिर क्या कहना पड़ेगा? एल्कोसोल. तो कहते हैं कई बार क्या होता है अल्कोहल के अंदर कोई सॉल्यूशन बनाया होता है, यानी आपकी कोलाइडल सॉल्यूशन की जो फॉर्मेशन है वो अल्कोहल में हुई है. अगर अल्कोहल आपका मीडियम हुआ तो आप उसका नाम रख दोगे एल्कोसोल, और अगर आपके पास मीडियम पानी है तो आप कहोगे इट इज गोइंग टू बी हाइड्रोसोल. ये बात समझ आ गई? सेकेंड क्लासिफिकेशन, इज इट क्लियर? ओके, जस्ट नोट इट डाउन. और नेक्स्ट विल स्टार्ट विद द थर्ड क्लासिफिकेशन. Now third classification, it is on the basis of, आप कह सकते हो type of dispersed particles. तो अगली क्लासिफिकेशन हमारे पास आ जाएगी the third one, it is on the basis of type of colloidal particle.
So next we are going to start is the third classification, that is on the basis of type of colloidal particles. अब वो कहते हैं इस बेसिस पे आप अपने colloidal solutions को 3 parts में डिवाइड कर सकते हो. So there are 3 types of colloidal solutions. फर्स्ट टाइप आपकी कौन सी होती है? दैट इज कॉल्ड मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड. फर्स्ट इज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड. नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड. एंड द थर्ड वन इज associated colloid. तो मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर एंड एसोसिएटेड, 3 टाइप्स आते हैं. मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड का मतलब है कोलॉइडल पार्टिकल इज मेड अप ऑफ large number of molecules. नाम से समझ आता है मल्टी मॉलिक्यूलर, यानी जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके एक कोलाइडल पार्टिकल बनाते हैं तो उसे हम बोलेंगे कोलाइडल पार्टिकल बनने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स. जैसे मान लो मैंने सल्फर 8 सल्फर सोल बनानी हो तो एक सल्फर का मॉलिक्यूल तो 2 सॉल्यूशन बना सकता था. तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे बहुत सारे सल्फर के मॉलिक्यूल्स. अब इसका साइज क्या हो गया है? 10⁻⁻9 मीटर टू 10⁻⁻6 मीटर. यानी बहुत सारे सल्फर के मॉलिक्यूल्स आपस में मिले, कंबाइन किए, एक बड़ा सा साइज क्रिएट किया और हम कहेंगे दिस इज गोइंग टू बी अ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड. तो सल्फर सोल जो है वो इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. तो हम कहते हैं सल्फर सोल इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड. मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड क्या होता है कि कोलाइडल पार्टिकल हैज large size which is sufficiently big to form soul. अब पार्टिकल खुद ही इतना बड़ा है कि वो कोलाइडल सॉल्यूशन खुद ही बना सकता है. अब उसको किसी के साथ जुड़ने की या एग्रीगेट करने की कोई जरूरत नहीं है. एग्जाम्पल देखो, जैसे पॉलीमर्स. अब पॉलीमर्स खुद ही बहुत बड़े बड़े से होते हैं. स्टार्च भी एक पॉलीमर है. प्रोटीन्स भी आपके पास पॉलीमर्स हैं. डीएनए भी आपके पास पॉलीमर है. आरएनए ये भी पॉलीमर्स हैं. तो बहुत सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं. अगर इनको आप सोल्यूशन की फॉर्म में ले जाते हो तो आप कहते हो पॉलीमर्स. ये सब बेसिकली पॉलीमर्स ही हैं. All these are polymers. जैसे आप कहते हो रबर, तो रबर क्या है? रबर भी एक पॉलीमर है. तो जितने भी पॉलीमर्स हैं वो सारे के सारे पॉलीमर्स मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड होते हैं. उनका अपना ही साइज इतना बड़ा है, यानी एक बड़ा सा मॉलिक्यूल खुद का ही साइज इतना बड़ा है कि आप क्या कहोगे? इट्स ऑलरेडी कोलाइडल. इसको कोलाइडल हो जाने के लिए कुछ करना ही नहीं है. जैसे स्टार्च को पानी में डाला तो पहले ही कोलाइडल साइज का था, हमें कुछ नहीं करना पड़ा. एसोसिएटेड कोलाइड की बात करें तो यहां हम कहेंगे पार्टिकल इज फॉर्मिंग true solution in low concentration but at a high concentration
solution becomes colloidal. Due to association of solute particles. For example, soap and detergents. तो सोप एंड डिटर्जेंट्स इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। बेटे सोप का मॉलिक्यूल ऐसा होता है जिसमें एक हेड होगा और टेल, तो इसको हम बोलते हैं हेड एंड दिस इज कॉल्ड टेल। हेड जो है वो चार्ज होता है, इसको बोलते हैं पोलर हेड, और टेल को हम बोलते हैं नॉन पोलर टेल। तो अगर आपके पास कोलाइडल पार्टिकल यानी सोप का वो जो मॉलिक्यूल है वो एक पोलर हेड लेके बैठा हुआ है और एक टेल, तो आप कहोगे अब अगर यहाँ पे n मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, तो ये क्या करेंगे, सारी टेल्स अंदर की तरफ यानी टेल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी और हेड सारे बाहर की तरफ आ गए। अब इन्होंने मिलके एक क्लस्टर सा बना लिया यानी एसोसिएशन कर ली, और इसका साइज जो है वो चला गया है इन विच रेंज 10⁻⁻⁹ to -6 मीटर। तो ये जो कोलाइडल पार्टिकल बना है हम कहेंगे ये एसोसिएशन ऑफ सोप मॉलिक्यूल से बना है एंड दिस इज कॉल्ड एसोसिएटेड कोलॉइड, और इसको आप कहा करते थे माइसिले। तो सोप के जो माइसिले फॉर्मेशन होते हैं, सोप माइसिलेस आर फॉर्म्ड जस्ट बिकॉज ऑफ एसोसिएशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल ऑफ सोप और डिटर्जेंट। ऐसे में एसोसिएटेड और मल्टी मॉलिक्यूलर में फर्क क्या है? यहाँ ऐसा नहीं है कि लो कंसेंट्रेशन में ट्रू सोल्यूशन है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप पानी में सल्फर डालोगे वो घुलेगा ही, इट्स नॉट फॉर्मिंग अ ट्रू सोल्यूशन। और ये एसोसिएशन की वजह टेल या पोलैरिटी या पोलर एंड नॉन पोलर नहीं है, ये तो एसोसिएशन वैसे हो रही है क्योंकि यू वेंट अबाउट फोर्सेस की वजह से। हाँ जी बेटा, यहां तक नोट कर लिया। अब हमें एसोसिएटेड कोलाइड के बारे में थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। तो हम कहते हैं सोप माइसिलेस, इसका क्या बन गया, एग्जाम्पल बन गया था फॉर कोलाइडल सॉल्यूशंस। यहां तक नोट कर लिया सबने। अब मैक्रो और मल्टी मॉलिक्यूलर तो इतना सही टॉपिक था, छोटा सा ही टॉपिक। एसोसिएटेड कोलॉइड में थोड़ा सा और लिखा जा सकता है। देयर इज अ टर्म CMC, इसको बोलते हैं क्रिटिकल माइसिले कंसंट्रेशन। CMC, it is the concentration of soap or detergent above which micellar formation begins. यानी ये आपके पास वो कंसंट्रेशन है सोप की या डिटर्जेंट की जिससे ऊपर ही माइसेले बनते हैं। इस कंसंट्रेशन से नीचे माइसेले फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ठीक है। यानी मान लो एक बकेट में 1 स्पून डिटर्जेंट डालने से माइसेले बनेगा। अगर आप उसमें आधा चम्मच डिटर्जेंट डाल के हिला दो तो माइसेलेस बनेंगे ही नहीं। तो 1 से ज्यादा डाल दो तो बेटर, लेकिन 1 से कम डालोगे तो माइसेलेसेशन या माइसेले फॉर्मेशन विल नॉट अकर।
Then there is a term Kraft temperature. Kraft temperature, it is the temperature above which micellar formation occurs. This is the reason जब कपड़े धोने होते हैं तो गर्म पानी यूज किया जाता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे माइसेलर फॉर्मेशन जल्दी होता है. तो हम कहते हैं टेम्परेचर विच इज गोइंग टू सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ माइसेलर इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कह रहे हैं 10 raised to power -4 से -3 मोल पर लीटर. 10 raised to power -4 to 10 raised to power -3 मोल पर लीटर is CMC for soap solutions. तो क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन 10 raised to power -3 से लेकर 10 raised to power -4 मोल पर लीटर हो सकती है. ठीक है जी. अब आप समझ सकते हो कि एक तो सोप्स या डिटर्जेंट्स. अब क्लींजिंग एक्शन की भी बात देख लो पहले. क्लींजिंग एक्शन तभी स्टार्ट होता है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट इज बिकॉज ऑफ माइसेलर फॉर्मेशन. अगर वहां माइसेलर फॉर्मेशन ना हो तो क्लींजिंग एक्शन हो ही नहीं सकता. तो अगर आपके पास क्लींजिंग एक्शन हो रहा है, कपड़े साफ धुल रहे हैं, इसका मतलब माइसेलेस बन रहे हैं. माइसेलेस बनते हैं तभी वहां पर क्लींजिंग एक्शन शुरू हो सकता है. तो क्लींजिंग एक्शन के लिए माइसेलर फॉर्मेशन जरूरी है. इसका मतलब ये हुआ, एक तो हमें क्रिटिकल CMC यानी क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन रखनी पड़ती है, और दूसरा क्राफ्ट टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर. राइट? यहां तक समझ आ गया? 1 micellar may contain more than 100 molecules of soap. एक माइसेलर में 100 से ज्यादा मॉलिक्यूल हो सकते हैं. अब पानी के अंदर जब हम सोप डालते हैं तो सोप के मॉलिक्यूल पानी में लटक रहे होते हैं. अगर आपने थोड़ा सा सोप डाला तो पानी में ऐसे लटक जाएंगे. बट दे आर नॉट हैप्पी विद वाटर. रीजन इज 50% उनका हेड जो चाहता है कि पानी में रहना है, और जो उनकी टेल है वो चाहती है कि पानी में नहीं रहना है. यानी ये पानी में चले गए हैं, लेकिन इनमें टेल पोर्शन इज नॉट हैप्पी विद दैट वाटर, बट हेड इज हैप्पी विद दैट वाटर. अब आपने क्या किया, आपने कंसंट्रेशन को ग्रेटर देन CMC कर दिया. तो अब आप हो गए, बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल्स हो गए. ऐसी कंडीशन है. अगर ऐसा हुआ तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही टेल सब आपस में इकट्ठे हो जाएंगे और हेड बाहर की तरफ आ जाएंगे, और आपके पास वहां पे माइसेलेस बनना शुरू हो जाएंगे. तो वी विल गेट सो मेनी माइसेलेस आउट हियर, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहां ऐसे क्लस्टर से बना देंगे. राइट? मतलब जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है और वो टेल हाइड्रोफोबिक है. अब हेड जो है वाटर लविंग है, तो हम कहेंगे हेड क्या हो गया, हेड इज गोइंग टू बी वाटर लविंग. तो ये हेड पोलर है, इट इज गोइंग टू बी पोलर हेड, यानी वाटर लविंग. इसीलिए आप इसे कहा करते थे हाइड्रोफिलिक.
इसलिए आप कहोगे इट इज गोइंग टू बी हाइड्रोफोबिक। ये वाटर लविंग नहीं है, इट इज हाइड्रोफोबिक बाय नेचर। राइट, तो ये माइसेलियम फॉर्मेशन हो गया। अब क्लींजिंग एक्शन ऐसे ही होता था, आपने शायद 10th क्लास में या 9th क्लास में भी किया था। अगर ये आपका कोई क्लोथ है और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्टेन है, दिस इज ऑयल स्टेन, तो सोप के मॉलिक्यूल्स, उनकी जो टेल है वो ऑयल की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो टेल इज बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट। अब जब टेल इस ऑयल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो जब आप इसे शेक करोगे, कपड़े को थोड़ा सा भी हिलाओगे, तो ये हेड जो है बाहर की तरफ खींचेगा पानी की तरफ। तो क्या होगा, क्लोथ तो वहीं पे रह गया और जो ऑयल स्टेन था वो उस माइसेले के अंदर फंस जाएगा। यानी आपका वो जो हेड वाला पोर्शन है वो उसको पानी की तरफ खींचेगा। तो ऑयल स्टेन विल बी रिमूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ क्लोथ। तो आप कहते हो उस क्लींजिंग एक्शन कैसे हुआ? क्लींजिंग एक्शन क्या है? वो जो ऑयल स्टेन है, दैट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स इज देयर बिटवीन ऑयल एंड द नॉन पोलर टेल। तो जो चिपचिपा सा ऑयली स्टेन जो भी आपके कपड़ों पे होता है कभी, तो वो आपसे कहते हैं जितनी भी बॉडी ऑयल्स यहाँ आपके वैसे नेचुरल ऑयल्स बॉडी से निकलते हैं, या आपके पसीने में या पर्सपिरेशन में, जो भी पसीने में आपके पास ऑयल्स हैं, वो सारे कपड़े पे चिपक जाते हैं। अब सोप का काम है कि वो अपनी टेल को उन ऑयल स्टेन्स के साथ इंटरेक्ट कराएगा। जब आप उसे वॉशिंग मशीन में स्वर्लिंग मोशन दोगे, आप उसे हिलाओगे या शेक करोगे, कपड़े को मलोगे, रगड़ोगे, तो वो क्या होगा, वो जो हेड वाला पोर्शन है वो पानी की तरफ अपनी ओर खींचे जाए। तो पानी की तरफ जब जाएगा तो टेल्स जो है वो स्टेन को भी अपने साथ खींच लेंगी। राइट, जब टेल जो है स्टेन को यानी ऑयल को अपने साथ खींच लेंगी, तो ऑयल तो वहां से हट गया और कपड़ा साफ हो गया। दैट इज हाउ क्लींजिंग एक्शन टेकिंग प्लेस। तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन द माइसेले फॉर्मेशन, यानी एसोसिएटेड कोलॉइड फॉर्मेशन। ठीक है जी, तो ये हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस और क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स वी आर फिनिश्ड विद। नोट कर लिया? हाँ जी बेटा, डन हो गया, मिटा दूं? हाँ बोलो। कंसंट्रेशन, it is a temperature above which mycelial formation begins, starts कह सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। नेक्स्ट हेडिंग वी हैव इज प्रिपरेशन, यानी कोलॉइडल सॉल्यूशन को बनाएंगे कैसे? हाउ विल वी प्रिपेयर कोलॉइडल सॉल्यूशन? With lyophilic colloids, can be easily prepared. तो लायोफिलिक कोलॉइड्स को बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। जस्ट बाय मिक्सिंग dispersed phase and dispersion medium,
by heating dispersed phase and dispersion medium, थोड़ा सा गर्म कर दो, stirring the two together, मिक्स कर लो, हिला दो, शेक कर दो, शेकिंग दे दो, ये सब काफी, बस इतने से ही आपका लायोफिलिक कोलॉइड तो तैयार हो जाता है। तो उसके लिए कोई बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन जब हम लायोफोबिक सोल्स की बात करते हैं तो हमें पता होता है वो आसान नहीं है। तो लायोफोबिक सोल्स आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। इन सोल्स को बना पाना या बनाना हमारे लिए काफी मुश्किल था। Therefore, some special techniques are required. Some special methods or techniques are required for their formation. तो इनके लिए कुछ एफर्ट पुट करना पड़ता है। You have to put some effort for them. Preparation of lyophobic soils. इसमें हम कहेंगे 3 तरह के टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। We can study the methods in 3 subtypes. एक हमारे पास होता है डिस्पर्शन टेक्निक्स, एक हमारे पास होता है केमिकल मेथड्स, and one is your aggregation techniques. तो आप कह सकते हो हम अपनी सारी टेक्निक्स को, सारे मेथड्स को कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं। कुछ है हमारे पास केमिकल मेथड्स, सम आर डिसइंटीग्रेशन और डिस्पर्शन टेक्निक्स, और कुछ हमारे पास है जिनमें हम एग्रीगेशन कर सकते हैं, यानी हम उनको इकट्ठा कर सकते हैं। राइट? तो अब हमें एक एक करके इन टेक्निक्स को कवर अप करना है। फर्स्ट विल स्टार्ट विद डिस्पर्शन और डिसइंटीग्रेशन टेक्निक्स। इनको हम बोल सकते हैं डिस्पर्शन और डिसइंटीग्रेशन टेक्निक्स। डिसइंटीग्रेशन टेक्निक में क्या करते हैं, जो बड़े पार्टिकल्स हैं, मान लो ये सस्पेंशन का साइज है, जो डिस्पर्शन टेक्निक या डिसइंटीग्रेशन टेक्निक है उसमें वो जो कोलाइडल पार्टिकल है उसको फॉर्म करना पड़ेगा फ्रॉम द सस्पेंडेड पार्टिकल्स, यानी सस्पेंशन है मेरे पास और मैं इसको बनाना चाहती हूं कोलाइडल। अगर आप सस्पेंशन को कोलाइडल बनाना चाहते हो तो आप बेसिकली डिसइंटीग्रेट करोगे, तोड़ोगे। तो नाम रख दिया डिस्पर्शन टेक्निक्स और डिसइंटीग्रेशन टेक्निक्स। एग्रीगेशन मेथड में वो कहते हैं जो ट्रू सॉल्यूशन बन जाते हैं, यानी पार्टिकल बहुत ही छोटा है, इट इज अ ट्रू पार्टिकल, और हम इन ट्रू पार्टिकल्स को मिला के क्या बनाना चाहते हैं, वी वांट टू मेक कोलाइडल पार्टिकल्स। तो नेचुरली आप क्या करोगे, एग्रीगेट करोगे, उनको इकट्ठा करोगे। तो एग्रीगेशन का मतलब है यू आर गोइंग टू मेक द क्लस्टर ऑफ द ट्रू पार्टिकल्स, और फिर साइज इतना बड़ा कर दोगे कि वो क्या बन जाए, कोलाइडल। डिसइंटीग्रेशन और डिस्पर्जन का मतलब है बड़े से पार्टिकल को जो कि सस्पेंशन है उसको तोड़ के हम क्या बना देंगे, कोलाइडल। केमिकल मेथड का मतलब सम केमिकल रिएक्शंस आर यूज्ड फॉर गेटिंग कोलाइडल सॉल्यूशंस। राइट? तो लायोफिलिक के लिए तो हमें कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, लेकिन लायोफोबिक के लिए वी हैव टू यूज सम स्पेशल टेक्निक्स जिनमें केमिकल मेथड्स, एग्रीगेशन, डिसइंटीग्रेशन ये सब इकट्ठे हैं। अब हमारे पास है फर्स्ट इज डिस्पर्जन टेक्निक्स।
डिस्पर्जन टेक्निक्स में आपके पास है फर्स्ट इज कोलॉइड मिल। इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल डिस्पर्शन। तो फर्स्ट वी हैव इज कोलॉइड मिल which is named as mechanical dispersion. Colloid mill, जैसे आपने फ्लोर मिल सुना होगा, तो फ्लोर मिल में क्या होता है, आटा चक्की मतलब। तो जब आप आटा चक्की इमेजिन करते हो तो आपको ये पता होता है कि यहां से आप बड़े बड़े पार्टिकल्स को अंदर डालोगे, राइट। और फिर यहां आने के बाद ये पार्टिकल्स पिसना शुरू हो जाएंगे क्योंकि यहां गैप बहुत कम है और ये दोनों घूम रहे हैं। तो दो सरफेसेस आपस में घूम रहे हैं, उसके अंदर जो भी आता जाएगा पिसता चला जाएगा। दैट इज द पर्पस, यही प्रिंसिपल बिहाइंड द कोलॉइड या फ्लोर मिल। आटा चक्की का प्रिंसिपल यही होता है कि दो मोटे सरफेसेस के बीच में जो हार्ड है बहुत, उन दो पत्थर के सरफेसेस के बीच में अगर आप गेहूं रखो और उन्हें घुमा दो तो नेचुरली गेहूं पिस जाएगा, आटा बन जाएगा। अगर मान लो मैं सेम प्रोसेस में ये गैप कर दूं 10⁻⁹ से लेकर -6 मीटर्स, तो जो भी पिसेगा वो किस साइज का होगा, कोलाइडल साइज का हो जाएगा। तो वो आपसे कहते हैं कि आप कोलॉइड मिल को इमेजिन कर सकते हो, इट्स लाइक सस्पेंशंस आर टू बी, सस्पेंडेड पार्टिकल्स है मेरे पास, सस्पेंशन, उसको हमने इस पे डाला और कोलाइडल पार्टिकल्स को बाहर निकाल लिया। दीज आर कोलाइडल पार्टिकल्स कलेक्टेड ओवर हियर। जैसे प्रिंटर्स इंक, जो प्रिंटिंग के लिए इंक बनती है वो इज प्रिपेयर्ड बाय द सेम टेक्निक। इंक का कोलाइडल होना जरूरी था तभी वो दिखेगी, वरना दिखेगी। अगर ट्रू सॉल्यूशन होता तो आपको नजर ही नहीं आएगा। अगर सस्पेंशन हुआ तो पेपर से नीचे गिर जाएगा, यानी जैसे पेपर थोड़ा हवा में उड़ा तो सारी इंक नीचे गिर गई और आपका खाली पेपर रह गया। इसका मतलब इंक के पार्टिकल्स का कोलाइडल होना बहुत जरूरी था। तो जो प्रिंटर्स इंक बनाई जाती है दैट इज बाय यूजिंग कोलॉइड मिल। तो कोलॉइड मिल इज यूज्ड टू गेट प्रिंटर्स इंक। इसमें आप सस्पेंडेड पार्टिकल्स को क्या कर रहे हो, बेसिकली पीस रहे हो, और आप अपनी मर्जी का साइज बना सकते हो क्योंकि आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। आप चाहो तो -9 ले लो, -8, -7, -6 आपकी मर्जी, राइट। जैसे आटा चक्की पे आप जब गेहूं को पीसते हो तो उसमें हमारी मर्जी होती है कि हम उसे बहुत मोटा पिसवा लें, पतला पिसवा लें, मैदा बनवा लें, या बहुत ही आप उसे पोरेज दलिया ही बना लो उसको। तो वो हमारी मर्जी पे है कि हम उसको कितने साइज का पिसवाते हैं। सेम इज द प्रिंसिपल आउट हियर, राइट। समझ आ गया यहां तक कोलॉइड मिल? नेक्स्ट मैथड वी हैव इज इलेक्ट्रो डिस्पर्शन, यानी मैकेनिकल डिस्पर्शन के बाद सेकेंड है इलेक्ट्रो डिस्पर्शन। इस मैथड को और भी नाम दें तो हम कहते हैं ब्रिडिक्स आर्क मैथड। नाम से समझ आ रहा है कि करंट को यूज किया जाएगा, राइट। इलेक्ट्रो डिस्पर्शन, हम एक कंटेनर लेंगे जिसके अंदर हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है। उसके बाहर आइस बाथ है। आइस बाथ आप समझ सकते हो, यहां बर्फ रख दो। तो here we have आइस बाथ, मतलब बाहर बहुत ही कम टेम्परेचर रखना है। तो आइस बाथ लेके
उसके अंदर 2 आर्क्स यानी इलेक्ट्रिक रॉड्स डालनी है, यहां पे पानी डाल देना है। अब जैसे आप इनके साथ करंट यानी इनको बैटरी से कनेक्ट करोगे तो पानी में क्या होगा, इलेक्ट्रिक स्पार्क होगा। यू अंडरस्टैंड? अब जैसे पानी में स्पार्क होगा तो ये जो मेटल रॉड है, दिस मेटल रॉड इज गोइंग टू फॉर्म सम वेपर्स। तो ये मेटल के वेपर्स बनेंगे और बाहर इतना ठंडा पानी है कि वो वेपर्स बनते ही जम जाएंगे। तो आपको मेटल वेपर्स आर फॉर्म्ड एंड दे आर गोइंग टू फ्रीज साइमल्टेनियसली। तो मेटल वेपर्स आर फॉर्म्ड एंड दे आर गोइंग टू फ्रीज। आप सोचो एक वेपर बना और वो जम गया तो सॉलिड स्टेट में चला गया। अब वो वेपर किसी दूसरे के साथ मिलके नीचे बैठ ही नहीं सकता। इट कैन नॉट सेटल डाउन जस्ट बाय ज्वाइनिंग विद द अनदर वेपर। जैसे 2 लिक्विड की बूंदे हो, अगर वो एक दूसरे से जुड़ जाए तो बड़ी सी बूंद बन जाएगी और नीचे बैठ जाएगी। अगर वो बूंद आपस में जुड़े ही ना और पहले ही सॉलिडिफाई हो जाए तो फिर वो आपस में जुड़ेंगे नहीं। 2 सॉलिड आपस में चिपकते नहीं है, लिक्विड आपस में मिक्स हो सकते हैं। हमने सोचा कि जब ये वेपर्स बन ही गए हैं, जब पिघल गया यानी स्पार्क हुआ, इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो हमारे पास इलेक्ट्रिक आर्क बनी। इस इलेक्ट्रिक आर्क की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर अटेन हुआ और मेटल वेपराइज हुआ। तो आप कहोगे मेटल वेपर्स आर फॉर्म्ड, मेटल वेपर्स आर फॉर्म्ड एंड solidify due to low temperature around particles या around कह सकते हैं। अब साइज ऑफ मेटल वेपर्स जो बना है वो कोलाइडर है। साइज ऑफ मेटल वेपर्स is 10 raised to power -9 to -6 मीटर। तो आप कहोगे साइज तो उसी रेंज में था। यहाँ पे जो पानी है उसमें थोड़ा सा KOH डाल देते हैं, स्मॉल अमाउंट। ये हमारे सोल को प्रोटेक्ट करता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ KOH इज एडेड। तो आप कहते हो ये थोड़ा सा KOH यानी इलेक्ट्रोलाइट, तो आपने क्यों डाला है, इससे कोलाइडर सॉल्यूशन बचा रहता है, खराब नहीं होता। स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट KOH, KCl कुछ भी डाल सकते हो। ये सिर्फ इसलिए डाला जाता है ताकि आपका कोलाइडर सॉल्यूशन काफी देर तक बचा रहे। ठीक है, आप कह सकते हो स्मॉल अमाउंट ऑफ KOH इज एडेड टू प्रोटेक्ट द सोल। तो ये हमारे पास हो गया सेकेंड मेथड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड डिस्पर्शन टेक्निक। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया। थर्ड मेथड इज पेप्टाइजेशन। थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। नाम ही समझ आ रहा है कि इट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। तो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन क्या है, कैसे है। इसमें भी एक बात और लिख लो बेटे, जितनी भी गोल्ड सोल बनानी है या प्लैटिनम सोल बनानी हो तो हम इसी मेथड से बनाते हैं। तो गोल्ड सोल, प्लैटिनम सोल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। और अब हमारा नेक्स्ट मेथड है पेप्टाइजेशन। Peptization is process of converting a precipitate into colloidal solution. It is process of converting a precipitate into colloidal solution. Is called पेप्टाइजेशन। तो ये एक स्पेशल मेथड है जिससे हम क्या करेंगे, बाय दिस मेथड वी कैन हैव प्रेसिपिटेट कन्वर्टेड टू कोलॉइडल सॉल्यूशन। सोचो जरा,
एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ प्रेसिपिटेट बने, अब ये प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाना चाहते हैं, दे आर बीइंग अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। तो फ्रेश प्रेसिपिटेट्स है मेरे पास, अभी अभी बने। इफ some same charge is developed on all particles, तो प्रेसिपिटेट्स क्या नीचे बैठ पाएंगे? Precipitates will not settle down. सोचो क्यों? अगर सारे पार्टिकल्स के ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, क्या ये एक दूसरे के साथ जुड़ के कभी नीचे बैठ पाएंगे? अब इनमें क्या हो गई? रिपल्शन। तो कहते हैं अगर हम सारे पार्टिकल्स के ऊपर जितने भी प्रेसिपिटेट्स बने हैं, उन प्रेसिपिटेट्स के ऊपर एक चार्ज डेवलप कर दें और सब में सेम चार्ज हो, तो ये कभी भी नीचे नहीं बैठ पाएंगे और हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? कोलाइडल बन जाएगा। नाउ कोलाइडल सॉल्यूशन इज देयर। प्रेसिपिटेट से खतरा यही होता है कि वो नीचे बैठ जाते हैं और जब उनमें चार्ज डेवलप कर देते हैं तो उनका वो जो डेंजर है हमारे पास कि वो प्रेसिपिटेट जो है सेटल हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास AgCl का प्रेसिपिटेट हो और उसके सरफेस पे Ag पॉजिटिव चिपका दिया जाए, तो आप बताओ ऑल पार्टिकल्स वी आर गोइंग टू बी नाउ पॉजिटिव सोल बन गया। तो आप कहोगे अब ये कोलाइडल पार्टिकल है। ऐसा करने के लिए हम क्या कहेंगे? हम देंगे सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl, we get AgCl plus NaNO3, राइट। अब आप करो, इसको थोड़ा सा एक्सेस में ले, स्लाइट एक्सेस, थोड़ा सा एक्सेस में लेना है, बहुत ज्यादा एक्सेस में नहीं लेना। आप सोचो जरा, ये मेरा प्रेसिपिटेट है और इसका कॉमन आयन कौन सा है? बताओ, AgCl का कॉमन आयन कौन सा है? सिल्वर। तो कॉमन आयन इज सिल्वर और सिल्वर क्या करेगा? इसके सरफेस पे चिपक जाएगा, तो आपकी सोल क्या बन गई? पॉजिटिव सोल। और अब ये कोलाइडल है। नाउ इट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल लिख रही हूं और आपने बताना है कि कैसा सॉल्यूशन बनेगा। AgNO3 प्लस NaCl, रिएक्शन सेम है, लेकिन अब मेरे पास NaCl स्लाइड एक्सेस में है। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड व्हाट टाइप ऑफ सोल? AgCl प्लस व्हाट? NaNO3। आप मुझे बताओ कौन सा कॉमन आयन दिख रहा है? एक्सेस वाला कॉमन आयन देखो कौन सा है। तो हमने जो चीज स्लाइड एक्सेस में ली है, वो स्लाइड एक्सेस में देखना है कि इसका कॉमन आयन कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे AgCl है, इसमें स्लाइड एक्सेस में Cl नेगेटिव कॉमन आयन है। This Cl negative is going to be adsorbed on the surface of AgCl precipitate. Adsorbed बोला मैंने, इसीलिए मैं उसको सरफेस पे ड्रॉ कर रही हूँ। तो एड्सॉर्प्शन हो रही है। ठीक है जी। If it is barium chloride plus sulfuric acid, we get barium sulfate प्लस HCl और सल्फ्यूरिक एसिड को हम स्लाइड एक्सेस पे रखें, तो बताओ कैसी सोल बनेगी? कॉमन आयन कौन सा है? नेगेटिव सोल, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड से मुझे क्या मिलने वाला है? कॉमन आयन। तो कॉमन आयन मेरा है सल्फेट, तो नेचुरली कॉमन आयन सरफेस पे चिपक जाएगा।
here we have some sulfate ions, तो सोल बन जाएगा नेगेटिव सोल। आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3 plus H2S, we get arsenic sulfide AS2S3 plus water, and now H2S is in slight excess, इसको excess में रखो। कौन सा सोल? नेगेटिव सोल। तो यहाँ पे सल्फर 2 नेगेटिव आयंस उसके सरफेस पे आ जाएंगे एंड वी गेट अ नेगेटिव सोल। दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव सोल। राइट? तो ये था हमारे पास हाउ टू प्रिपेयर फर्स्ट 3 मेथड्स वी आर डन विद। अब बाकी के मेथड्स अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अबाउट कोलाइडल सॉल्यूशंस। साथ साथ में थ्योरी वाला चैप्टर है बेटे, साथ साथ में पढ़ना ताकि याद हो जाए। इतना मुश्किल तो है ही नहीं इसमें कुछ भी, सिर्फ समझ आ गया तो आ गया, बस खत्म। तो इसको ध्यान से पढ़ते जाओ, याद करते जाओ, तो ये हो जाएगा चैप्टर। और इन चैप्टर्स में स्कोर बहुत अच्छा आता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस कम होते हैं, पेपर चैप्टर आसान है ना। ठीक है, ओके जी, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर द क्लास।